हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाला हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करने वाला हूँ और हम देखेंगे कि आपका जो चार्ज बॉडी है आप एग्जैक्टली उसको रेस्ट पे कैसे रख सकते हो। तो उस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होंगे मगर आपका चार्ज बॉडी रेस्ट पे होगा। फर्दर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अगेन अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, फिर जीरो। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं एग्जैक्टली बहुत हायर लेवल पे चला जाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और अगेन आप शेयर करते जाओ इन वीडियोस को सो दैट सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एक सिनेरियो से स्टार्ट करूंगा, बहुत आहिस्ता जाऊंगा मैं इस वीडियो में। मैं सिंपली एक सिनेरियो से स्टार्ट करता हूं, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक रफ सरफेस है। तो सिनेरियो को समझोगे आप। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास एक रफ सरफेस है। अगर आपके पास एक रफ सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू होगा, तो इसमें कोई इशू है नहीं। अब इसी रफ सरफेस पर मैं एक चार्ज रख रहा हूं, इसी रफ सरफेस पर मैं एक चार्ज रख रहा हूं कैपिटल क्यू, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने एक चार्ज को रख दिया, बट इस चार्ज को मैं यहां पर फिक्स कर रहा हूं। अगर मैं इस चार्ज को फिक्स कर रहा हूं तो अगर इस चार्ज पे कितने भी फोर्स लगेंगे ना, ये चार्ज आपका मूव नहीं करेगा, फिक्स है ना ये। तो इसलिए आपका सिंपली चार्ज यहां पर फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड है यहां पे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब फर्दर मैं क्या कर रहा हूं, मैं और एक चार्ज बॉडी को ले रहा हूं। आप देखते जाओ, मैं और एक चार्ज बॉडी को यहां पर ले रहा हूं। तो ये देख लो, मैंने और एक चार्ज बॉडी को यहां पे लिया, और ये जो चार्ज बॉडी है ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेट दैट बी m। तो ये इसका मास है। अगेन इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, लेट दैट बी प्लस q। अब देख लो, यहां पर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और अगेन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो रिपल्सिव फोर्सेस ही होंगे, बट इस पर अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये बॉडी फिर भी मूव नहीं करेगी क्योंकि हमने इसको फिक्स करके रखा हुआ है। बट ये जो बॉडी है इसमें टेंडेंसी कहां की तरफ होगी, इसमें टेंडेंसी होगी कि ये कहां की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। इस पर कूलम्बिक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देख लो, मैंने वर्ड कूलम्बिक फोर्स यूज किया। जब मैं वर्ड कूलम्बिक फोर्स यूज करता हूं ना, इसका मतलब है कि आपका जो मीडियम यहां पर होगा वो सिंपली आपका वैक्यूम होगा। वो आपका सिंपली यहां पर मीडियम जो होगा वो वैक्यूम होगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, सिंस आपका सरफेस रफ है तो आपको पहले ही पता है कि अगर इस ब्लॉक का इंटेंडेड मोशन है कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाना चाहता है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली कहां की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स राइट। तो दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको पता है, अब समझो यहां पर जब तक आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके कूलम्बिक फोर्स को डोमिनेट करेगा ना, तब तक आपका ये ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा। इस ब्लॉक को अगर मूव करना है तो इस पर जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है उसको बड़ा होना पड़ेगा, किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो पहले अगर मैं कूलम्बिक फोर्स की बात करूं, कूलम्बिक फोर्स के लिए आपको दो चार्जेस पता है, मतलब दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है। और लेट अस एज्यूम कि इन दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, इन दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास कैपिटल R है। तो कूलम्बिक फोर्स का जरा इक्वेशन देख लो। मैं लिख सकता हूं कि कूलम्बिक फोर्स इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे यहां पर, Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, दैट इज R। और अगेन मैं इसको यहां पर कैसे लिख सकता हूं, मैं सिंपली इसको K से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, कांस्टेंट है तो मैं इसको K से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी K से रिप्रेजेंट करते हो, बट यहां पर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात मत कर रहा हूं, मैं तो बस इस पूरी क्वांटिटी को एक कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर आपके पास Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा तो R स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। तो ये आपका कूलम्बिक फोर्स है। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बॉडी एग्जैक्टली तब तक रेस्ट में होगी। मैं चाहता हूं कि ये बॉडी किस में हो, रेस्ट में ही हो। अगर ये बॉडी रेस्ट में होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, या तो वो कूलम्बिक फोर्स के बराबर होना चाहिए या कूलम्बिक फोर्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली जब तक आपके पास कूलम्बिक फोर्स के बराबर या कूलम्बिक फोर्स से बड़ा होगा, तब तक आपका यहां पर जो बॉडी ऑफ मास m है वो रेस्ट पे रहेगा। तो कहने का मतलब बॉडी ऑफ मास m विल बी एट रेस्ट।
तो होपफुली अभी तक कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। अब जरा और एक चीज देख लो, जब मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो फ्रिक्शन में आपको पहले ही पता है कि फ्रिक्शन का स्टाइल क्या होता है। आप देखते जाओ, मैं बोल सकता हूं कि आपका जो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है एग्जैक्टली मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, लिख सकता हूं ना। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली इस बॉडी पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सिंस ये बॉडी जो आपके पास है ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। तो आप सिंपली यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर क्या लिख सकते हो, म्यू टाइम्स m इंटू जी। तो मैं बोल सकता हूं ना यहां पे कि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द कूलम्बिक फोर्स सच दैट तभी आपका बॉडी जो होगा वो रेस्ट पर होगा। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना कि जो म्यू mg है इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k टाइम्स q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं ना कि जो आपका म्यू होगा इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू k टाइम्स q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस mg को नीचे ट्रांसपोज कर दिया ताकि मैं म्यू का कंडीशन निकाल सकूं। जरा और एक चीज देखते हैं, अगर मैं यहां पर म्यू की बात करूं, आपका म्यू या तो इसके बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। मैं बोल सकता हूं ना कि अगर म्यू इसके बराबर हुआ वो म्यू का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा ना, तो मैं बोल सकता हूं कि जो आपका म्यू मिनिमम होगा इट इज इक्वल टू k टाइम्स q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई mg इंटू आर स्क्वायर। अगेन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं जनरल डिस्कशन करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिचुएशन का प्रॉब्लम होगा, आपको सिंपली फ्रिक्शन का टेक केयर करना है। फ्रिक्शन का स्टाइल आपको यहां पे पता होना चाहिए, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन को आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो अगेन मैंने तो प्रॉब्लम यहां पे हॉरिजॉन्टल दिखाया ना, इंक्लाइंड प्लेन पे भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्लाइंड प्लेन पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर आप एग्जैक्टली इसका फिर टेक केयर करोगे, क्योंकि वहां पर बस आपको नॉर्मल रिएक्शन को सही तरीके से लेना है, बाकी प्रोसीजर आपका जो होगा वो तो सेम होने वाला है। और ये जो आपका म्यू मिनिमम है कि आपका जो सरफेस है उसका मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं और एक सिनेरियो यहां पे लेता हूं, आप आराम से देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ। मैं और एक सिनेरियो यहां पे लेता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास दो पिथ बॉल्स हैं। अगेन पिथ बॉल्स आपके पास वो पिथ की बनी होती है, रबर आप बोल सकते हो, रबर बॉल्स बोल लो, और आप उनको रब करते हो एक दूसरे के साथ। जब आप पिथ बॉल्स को एक दूसरे के साथ रब करते हो तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देख लो मैं एक जनरल सिनेरियो यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास दो पिथ बॉल्स हैं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास दो पिथ बॉल्स हैं। तो पहले डायग्राम को समझेंगे, और ये जो आपके पास पिथ बॉल्स है फिलहाल आपने इनको रब नहीं किया हुआ है एक दूसरे के साथ। रब करोगे तो क्या होगा, जब आप इन दो को एक दूसरे के साथ रब करोगे, एक पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। दो पिथ बॉल्स है आपके पास, दो स्फीयर्स है आपके पास, मगर आप देख लो इन दोनों के स्ट्रिंग्स के बीच में कुछ सेपरेशन है। आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को एक ही पॉइंट से भी सस्पेंड कर सकते थे, मगर ये दो स्ट्रिंग्स जो है ये अलग अलग दो पॉइंट्स पे सस्पेंड हो रहे हैं। स्टाइल समझो प्रॉब्लम का। तो यहां पर मैं इसको ए लिख सकता हूं, और ये आपके पास यहां पर क्या होगा, ये बी होगा, और अभी मैंने इनको रब नहीं करा हुआ है, इस चीज का आप टेक केयर करो। अब देखते जाओ, लेट अस एज्यूम कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, अभी का जो सेपरेशन है, लेट अस एज्यूम वो आपके पास यहां पर, वो आपके पास ए है, ये सेपरेशन है इन दो पिथ बॉल्स के बीच में। तो होपफुली अभी तक कहीं पर किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब कंटिन्यू मैं करता हूं, मैं इन दोनों को यहां पे रब करता हूं एक दूसरे के साथ। तो जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करूंगा ना, तो लेट अस एज्यूम कि इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। कहने का मतलब जब मैंने इनको आपस में रब किया ना, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठकर एग्जैक्टली इस बॉडी पर चले गए, सच दैट कि इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। सिंस इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, दैट मींस इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मगर सेम चार्ज, जितना पॉजिटिव इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव इस पर आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। अब एक चीज और समझो, स्टार्टिंग में
में ना इस पर कुछ चार्ज था ना इस पर कुछ चार्ज था, सिस्टम न्यूट्रल था, दो स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन ए था। बट यहां पर जब आपने इन दो को आपस में रब किया, इस पर भी चार्ज आ गया, इस पर भी चार्ज आ गया, और ये जो चार्ज है ये अपोजिट नेचर का है। अब आपको नहीं लगता कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो आपके पास एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देख लो, सिनेरियो जब चेंज हो जाएगा ना, आपके पास कुछ इस फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा। स्टार्टिंग में जो आपके पास एक्चुअल पोजीशन थी, मैं वो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, एक्चुअल पोजीशन एग्जैक्टली ये थी, और ये जो सेपरेशन था यहां पर, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं, ये सेपरेशन आपके पास ए था। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इस पिथ बॉल ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अगेन न्यूटन थर्ड लॉ यहां पे फॉलो होता है। अगर ये बॉल इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये बॉल इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यहां पे फॉलो होता है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास एग्जैक्टली जो फाइनल पोजिशन है बॉल्स का, तो ये सिमेट्रिक आप देख सकते हो, सब कुछ सिमेट्रिक हो रहा है। तो आपके पास एग्जैक्टली ये बॉल है और आपके पास ये बॉल है। तो आप देख सकते हो ये दोनों बॉल्स यहां पर एग्जैक्टली अब अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो आप समझो इस प्रॉब्लम को, आप समझो इस प्रॉब्लम को। ये आपके पास एक बॉल है यहां पे, और ये आपके पास दूसरी बॉल है यहां पे, और इन्होंने एक दूसरे को यहां पे अट्रैक्ट किया। लेट अस एज्यूम कि यहां पर एग्जैक्टली आपके पास अब ये सेपरेशन जो है, लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास x है यहां पे, लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास यहां पर x है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा किसी को। तो आप आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। यहां पे मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं बोल सकता हूं ना कि यहां पे एंगल थीटा अब सबटेंड हो रहा है, यहां पर एंगल अब क्या हो रहा है, थीटा सबटेंड हो रहा है। आप देख सकते हो कि फाइनली आपकी बॉल्स जो है वो सेपरेशन x पे आ गई। अब समझो, ये सेपरेशन ना अब कम होने वाली है ना ये सेपरेशन अब बढ़ने वाली है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इस बॉडी पे और इस बॉडी पे जो अब नेट फोर्स है ना वो जीरो है, क्योंकि अगर इस बॉडी पे और कुछ फोर्स होता, मे बी ये बॉल थोड़ा आगे चली जाती, एक्स और कम हो जाता। या अगर फॉर एग्जांपल यहां पर इस बॉडी पे कुछ फोर्स होता, मे बी ये बॉडी आगे चली जाती, एक्स में और कुछ फर्क आ जाता। नहीं, ये बॉडीज पहले फॉर एग्जांपल इस ए डिस्टेंस पे थी, बट जब आपने इनको रब करा ना, आप देखते हो कि इन बॉडीज ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। यहां पे अट्रैक्ट जब यहां पर किया तो इस बॉडी ने भी एंगल थीटा सबटेंड किया, इस बॉडी ने भी एंगल थीटा सबटेंड किया। फाइनली ये दोनों बॉडीज जो है वो एक्स सेपरेशन पे रेस्ट पर आ गई। कहने का मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। ये भी इक्विलिब्रियम में होने वाली है और ये भी इक्विलिब्रियम में होने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, अब आपको फोर्सेस को स्टडी करना होगा कि एग्जैक्टली इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं सच दैट कि ये बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। सिमिलरली इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सच दैट कि ये बॉडी किस में होगी, ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो मैं इस डायग्राम को और एक बार बनाता हूं, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं, तो आप देखते जाओ। जैसे बोल रहा था आपको, मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने डायग्राम और एक बार यहां पे बनाया। अब आराम से एनालिसिस को समझना। अब देख लो, अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। आपके पास ये दोनों जो आपने पिथ बॉल्स ली यहां पे, या जो आपने दो स्फीयर्स यहां पे लिए, क्या ये एक ही पॉइंट से सस्पेंड हो रहे हैं? नहीं। तो आपको एग्जैक्टली यूजुअली जब भी आप सॉल्व करते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर्स वाली प्रॉब्लम, आप उनको सस्पेंड करते हो एक ही पॉइंट से। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज किया। मैंने दो स्ट्रिंग्स को दो पॉइंट से सस्पेंड किया। हाँ, वो प्रॉब्लम्स मैं भी आपको दिखाने वाला हूं अभी, कि जब मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को एक ही पॉइंट से सस्पेंड करूंगा, फिर मैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी चेंज करने वाला हूं। तो आप देखते जाओ। बट फिलहाल के लिए यहां पर आप देख सकते हो ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ए और बी के बीच का सेपरेशन आप देख लो, वो आपके पास सिंपली ए था, वो सिंपली आपके पास यहां पर ए था। अब समझते जाओ, आप देखते जाओ, ये आपके पास ए था। अब यहां पर क्या हो गया कि आपके पास एग्जैक्टली इन पिथ बॉल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और ये किस सेपरेशन पे आए, ये किस सेपरेशन पर यहां पर आए, आप चेक करते जाओ। ये एग्जैक्टली यहां पर एक्स सेपरेशन पर आ गए, यहां पर ये x सेपरेशन पे आ गए। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख सकता हूं ना ये आपका x/2 पार्ट है और ये भी आपका x/2 पार्ट है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली ये बाइसेक्टर की तरह यहां ड्रॉ किया। तो आपके पास ये टोटल तो x है, बट यहां पर ये पार्ट x/2 होगा, ये पार्ट x/2 होगा, मिलकर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और वही एग्जैक्टली इन दो चार्जेस के सेंटर्स के बीच में क्या है, सेपरेशन है। और एक चीज देखते जाओ, और एक चीज देखते जाओ। अगर मैं इसी फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्टर को ऊपर प्रोड्यूस करते जाऊं, तो मैंने प्रोड्यूस किया ना, आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये आपका यहां पे a/2 आ जाएगा, और ये भी आपके पास यहां पर a/2 आ जाएगा।
तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो ये पूरा पार्ट आपके पास, समझो एक बार, ये पूरा पार्ट आपके पास यहां पर a/2 है, बट a/2 में से जो ये वाला पार्ट है वो तो x/2 है। मैं बोल सकता हूं ना कि जो ये वाला पार्ट आपके पास होगा, जो ये वाला पार्ट आपके पास होगा, ये सिंपली आपके पास होगा ना a/2 माइनस x/2, या मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज a माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2। और बराबर बाय सिमेट्री आप बोल सकते हो ना कि जो ये वाला पार्ट आपके पास होगा वो भी इसी के बराबर होगा। तो a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, यहां तो सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब कि मुझे दोनों को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक को एनालाइज कर सकता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमेट्री में। अगर यहां सिमेट्रिकल केस नहीं बन जाता ना तो मुझे दोनों चार्जेस को इंडिविजुअली क्या करना था, एनालाइज करना था। बट यहां पे सिमेट्री है ना, सिमेट्री क्या करता है, सिमेट्री सिर्फ आपको यहां पर क्या कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम को आसान बनाता है। आसान बनाने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों पिथ बॉल्स को डील करो, आप सिर्फ एक पिथ बॉल को डील करो, एक पिथ बॉल पर जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं उनको डील करो। तो एग्जैक्टली जैसा इसके साथ यहां पर हो रहा होगा ना, वैसा ही इसके साथ भी एग्जैक्टली बिहेवियर फोर्सेस का हो रहा होगा। तो कहने का मतलब, अब देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, इन दो के बीच का सेपरेशन कितना है आपके पास, वो तो x है, वो मैंने पहले ही बताया। और एक बात अगर मैं यहां पे करूं तो ये वाला पार्ट आपका किसके बराबर और ये वाला पार्ट किसके बराबर आ गया, a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी थीटा एंगल सबटेंड हो गया, यहां पर भी थीटा एंगल सबटेंड हो गया। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, बस इतना ही हमने ज्योमेट्रिकली फिगर को समझा। चलो अब यहां पर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। मैं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन होगा ना आपके पास, और ये जो आपके पास यहां पर टेंशन होगा, आप एग्जैक्टली इस टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हो ना। जरा देख लो, मैं कर रहा हूं, आप देखते जाओ, मैं यहां पे टेंशन को रिजॉल्व करने वाला हूं। ये अगर आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। समझो, अगर ये एंगल थीटा है ये भी थीटा होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये एंगल थीटा आ गया तो ऊपर वाला कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, टी कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, ये आपका पिथ बॉल है और ये हैंग कर रहा है ना, अगर ये हैंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हैंग कर रहा होता है उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगता है, तो आप सिंपली यहां पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो, इसमें कोई इशू है नहीं। अच्छा, फर्दर अगर आप देखोगे, इस पर चार्ज एग्जैक्टली आपके पास शायद प्लस क्यू था, इस पर चार्ज आपके पास प्लस क्यू था, और इस पर चार्ज आपके पास माइनस क्यू आया था, सेम चार्ज आ गया था ना। कहने का मतलब एग्जैक्टली यहां पर जो ये प्लस चार्ज है ना, इसको नेगेटिव चार्ज रिपेल मत करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स राइट, और वो एग्जैक्टली अभी मैं कूलम्बिक फोर्स ले सकता हूं, वो मैं एग्जैक्टली अभी यहां पर कूलम्बिक फोर्स ले सकता हूं, एफसी। जब मैंने बात की ना कूलम्बिक फोर्स की, उसका मतलब ही है पूरे सिनेरियो को मैं वैक्यूम के लिए डिस्कस कर रहा हूं, पूरे सिनेरियो को मैं यहां पर वैक्यूम के लिए डिस्कस कर रहा हूं। जरा और कोई फोर्स आ रहा है इस पे, और कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है। अब ये जो पिथ बॉल है ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है और ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है ना, एग्जैक्टली आगे पीछे कर रहा है ये पिथ बॉल, ना ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो मैं एग्जैक्टली इन फोर्स को क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। तो आप समझो मैं एग्जैक्टली यहां पर कैसे डिस्कस कर रहा हूं, और रेजोल्यूशन वाले पार्ट को भी समझो कि किस तरीके से मैंने थीटा और थीटा यहां पे एग्जैक्टली लाया, और फिर आप देख सकते हो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा मैंने एग्जैक्टली रेजोल्यूशन किया। क्या आपको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता, नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि यहां पर मैंने थीटा तो खुद से लिया, बट आपको पता है ए के बारे में, आपको पता है एक्स के बारे में, तो आपको इस थीटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको कॉस थीटा और साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ए के स्टाइल में और एक्स के स्टाइल में, वो कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए सिंस ये जो आपके पास चार्ज बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है ना, वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में, तो चलो मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए मैं बोल सकता हूं कि आपका जो कूलम्बिक फोर्स यहां पे लग रहा है एफ सी, इट हैज टू बी इक्वल टू टी साइन थीटा, ये आपका टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, इसमें कोई इशू है नहीं। जरा फर्दर देख लो, अगर मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, मैं बोल सकता हूं वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो आपका mg है, इट हैज टू बी इक्वल टू टी कॉस थीटा, तो mg इट हैज टू बी इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो लेट अस एज्यूम ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। आप कुछ मत करो, आप 1 को डिवाइड करो 2 से, आप 1 को 2 से डिवाइड कर लो। जरा यहां पर देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, न्यूमरेटर में 1 का इक्वेशन आएगा, आप लिख सकते हो विच इंप्लाइज जो आपका एफ सी डिवाइडेड बाई mg होगा, ये सिंपली आपके पास आएगा टी साइन थीटा
डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा। टेंशन तो अननोन था, टेंशन यहां पर डिवीजन से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो स्टाइल यही रहता है इन क्वेश्चंस का, जब भी आप पेंडुलम की बात करते हो, जब भी आप पिथ बॉल जो हैंग कर रहे होते हैं उनकी बात कर रहे होते हो ना, तो वहां पर टेंशन को ऐसे ही डिवीजन से एलिमिनेट करते हो। तो याद रहेगा ना। अब देख लो साइन बाई कॉस थीटा क्या होता है आपका, वो टैन थीटा आ जाएगा। बट टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जरा वापस आ जाओ, आपको नहीं लग रहा कि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देख लो ये ट्रायंगल बन रहा है। चलो मैं नेम दे रहा हूं, ये तो ए था ही पहले से, यहां पे ये पॉइंट ए था आपके पास, ये आपके पास पॉइंट जो है लेट अस अज्यूम ये आपका बी है यहां पे, और ये जो पॉइंट आपके पास है ये सी है आपके पास। टैन थीटा, ये थीटा है ना इस ट्रायंगल में, और आप ये ट्रायंगल की बात कर रहे हो, आप एग्जैक्टली इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला साइड जरा वो चेक कर लो, वो किसके बराबर है, वो a माइनस एक्स बाई 2 है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे जो आपका परपेंडिकुलर यहां पर है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल को समझो पहले, इस ट्रायंगल के लिए जो आपका परपेंडिकुलर है वो सिंपली आपके पास a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। और जो आपका बेस है यहां पे, और जो आपका एग्जैक्टली बेस है यहां पे, वो एग्जैक्टली पेंडुलम का लेंथ है। लेट अस अज्यूम पेंडुलम का लेंथ आपके पास l है, तो l इज सिंपली लेंथ ऑफ, मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पेंडुलम क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो पिथ बॉल्स है, हां बट पेंडुलम की तरह लग रहा है इसलिए मैंने लेंथ ऑफ पेंडुलम कहा। मैं इसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोल सकता हूं, और यूजुअली ये आपका नोन होता है। तो अब देख लो यहां पर आपके पास जो परपेंडिकुलर है इट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और बेस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं l लिख सकता हूं। यह आपका बन जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 l। तो आप देख सकते हो कि जो आपका कूलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाई mg है किसके बराबर आ रहा है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन को अब हमने क्या किया, डिराइव किया। अब इसी इक्वेशन से आप किसी भी अननोन को निकाल सकते हो। आपको सारे पैरामीटर्स देकर होंगे, एक अननोन होगा, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकल जाएगा। जरा कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं, जरा कूलम्बिक फोर्स की मैं बात करता हूं, आप आराम से देखते जाओ। अगर मैं कूलम्बिक फोर्स की बात करूं, पहले कांस्टेंट k आएगा, फिर आपका एक चार्ज q था, दूसरा चार्ज भी q था, तो k इंटू क्यू आ जाएगा। और यहां पर कूलम्बिक फोर्स तो फाइनल स्टेट में आप लगा रहे हो ना, फाइनल स्टेट में आप कूलम्बिक फोर्स को डिस्कस कर रहे हो, तो इन दो के बीच का सेपरेशन क्या था, x था, तो आप डिवाइड किससे करोगे, x स्क्वायर से। और डिनोमिनेटर में mg है, तो डिनोमिनेटर में मैं mg साथ में लिख रहा हूं। सिंपल है ना, मैंने कूलम्बिक फोर्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज, और डिनोमिनेटर में मैंने mg वहीं पे रख दिया, और एक इसके बराबर आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि k टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, सिंपल यहां पर है, तो यहां पर इंटू एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर आराम से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहां पर कि यहां पर या तो q का वैल्यू आपको बोला जा सकता है निकालो, या आपको इस x को बोला जा सकता है कि आप इवैल्यूएट करो। यही दो प्रॉब्लम्स है ना आपके पास। चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कहां की तरफ जा सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं ना एग्जैक्टली k टाइम्स क्यू स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय mg अपनी जगह पर, इस x स्क्वायर को यहां पर ट्रांसपोज कर दो, तो इट विल बी a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2l। तो इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ना k टाइम्स क्यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू mg टाइम्स a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2l। आप सिंपली यहां पर क्यू स्क्वायर लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2l इंटू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो यहां पर q का वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपका जो q होगा इट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ mg a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2k इंटू l। तो ये आप देख सकते हो मैंने q का वैल्यू निकाला। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्टली x का वैल्यू भी यहां पर इवैल्यूएट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इवेंचुअली वैसे ही फिर आप सॉल्व करोगे। बट यहां पे आइडिया क्या था, एक बार और सुन लो। स्टार्ट मैंने इस प्रॉब्लम से किया, मैंने ये कहा कि आपके पास एग्जैक्टली पहले ये दोनों पिथ बॉल जो थी वो ए सेपरेशन पे थी। मैंने इन दो को आपस में क्या किया, रब किया। आपने देखा कि जब आप इन दो को आपस में रब करते हो ना, तो एग्जैक्टली एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव क्यू चार्ज आएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने पे फाइनली एक इक्विलिब्रियम स्टेज
स्टेज पे पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब कि एग्जैक्टली एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा और इस पर भी नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, वो जीरो लग रहा होगा। तो यहां तक क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, दोनों को स्टडी नहीं करना है क्योंकि सिमेट्री यहां फॉलो हो रही है, तो मैंने एक वाली बॉडी को स्टडी किया। यहां पर स्ट्रिंग जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो स्टार्टिंग में ये स्ट्रिंग जो था वो तो यहां पर था, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ स्ट्रिंग का बन रहा है, तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली इसको यहां पर एल से रिप्रेजेंट किया, ये मैंने एल से यहां पे रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है, फिर आपका स्ट्रिंग एग्जैक्टली यहां पर क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया। तो फर्दर आप देख लो, यहां पर मैंने ये वाला पार्ट निकाला, ये मेजरमेंट आपका a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आया। फिर हमने फोर्सेस को स्टडी किया, पहले टेंशन था, टेंशन को रिजोल्व किया टी कॉस थीटा टी साइन थीटा में, और mg नीचे लग ही रहा था, और मैंने कूलम्बिक फोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। तो यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखा, स्टाइल यही होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि मैंने एग्जैक्टली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया, हमेशा यही स्टाइल रहता है। तो डिवाइड करने पे आपने देखा टेंशन एलिमिनेट हो गया, और आप सिंपली देख सकते हो कि मैंने tan थीटा की जगह पर क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की जगह पर a माइनस एक्स बाई 2, बेस की जगह पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो आप देख सकते हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका बेस यहां पर है, और सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस एल यहां पर आ गया। फर्दर अगर बात करेंगे तो आपका जो एफ सी बाई एम जी है, इट इज a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l। अब अगर आपको लेट अस सपोज आपको कूलम्बिक फोर्स देकर है, लेट अस सपोज देकर है वहीं से कि कितना फोर्स लग रहा है, mg देकर है आपको, तो वो भी देकर है आपको, एग्जैक्टली a देकर है, ट्वाइस l देकर है, x को निकाल सकते हो ना। तो डिपेंड करता है कि देकर क्या है क्वेश्चन में, उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फर्दर अगर मैं बात करूं तो आप कूलम्बिक फोर्स के इक्वेशन को भी लिख सकते हो ना, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बनेगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू mg, इट इज इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस l। फर्दर अगर बात करें यहां पे तो आप एग्जैक्टली इस इक्वेशन को इस स्टाइल में भी लिख सकते हो। अगेन अगर आपको Q दिया होगा, K दिया होगा, M दिया होगा, G दिया होगा, L दिया होगा, और आपको A भी दिया होगा, आप X को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। तो फर्दर आप देख सकते हो मैंने सिंपली इस x स्क्वायर को यहां ट्रांसपोज किया, a इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा ax स्क्वायर, वो आप देख सकते हो, x स्क्वायर इंटू एक्स आपका बन जाएगा x क्यूब, वो भी आप यहां पे देख सकते हो, और ट्वाइस l आपके क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। फर्दर आप देख लो मैं mg को यहां ट्रांसपोज कर सकता हूं, तो k क्यू स्क्वायर आ जाएगा mg ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वाइस l। मैं k को नीचे ट्रांसपोज कर रहा हूं तो वो मैंने यहां पे कर दिया, और फाइनली आप यहां पे q का वैल्यू निकाल सकते हो, वो अंडर रूट की इक्वेशन के फॉर्म में आपके पास आपको मिल गया। तो होपफुली आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। मैंने दो पिथ बॉल्स तो ली, क्या एक ही पॉइंट से उनको सस्पेंड किया, एक ही पॉइंट से सस्पेंड नहीं किया, डिफरेंट पॉइंट से सस्पेंड किया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं लूंगा ना, वहां पर मैं दो स्फेरिकल बॉल्स को एक ही पॉइंट से सस्पेंड करूंगा और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज करूंगा। अब कंटिन्यू करता हूं। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मैं दो स्फीयर्स को लेने वाला हूं, उनको दो थ्रेड से मैं सिंपली सस्पेंड कराऊंगा, मगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि लेट अस एज्यूम ये आपका सीलिंग है यहां पे, और मैं दो थ्रेड्स यहां पर ले रहा हूं, ये एक थ्रेड है आपके पास और ये दूसरा थ्रेड है आपके पास, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चार्ज बॉडी यहां पर ले रहा हूं, और यहां पर भी मैं एक चार्ज बॉडी ले रहा हूं। तो इस पर मैं चार्ज Q ले रहा हूं, और इस पर भी मैं चार्ज यहां पे Q ले रहा हूं, और इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन यहां पर आ गया है, लेट अस एज्यूम कि वो आपके पास x है। तो सिंस यहां पे प्रॉब्लम सिमेट्रिक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, ये एग्जैक्टली इस सेपरेशन को भी बाइसेक्ट करेगा। ये आपका x/2 होगा, और ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका यहां पर x/2 होगा। तो ऐसे कुछ आपके पास आ जाएगा। जरा फर्दर देखते हैं, यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड होगा ना, लेट दैट बी थीटा। तो ऑब्वियसली यहां पर भी कितना एंगल सबटेंड होगा, दैट विल बी थीटा। अब अगेन आपको पता है कि दोनों चार्जेस जो है वो तो सेम नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन आप कैसे दिखाते हो, आप सिंपली इन दो चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करो, एक सेंट्रल लाइन कंस्ट्रक्ट करो। तो कहने का मतलब आप एक सेंट्रल लाइन को कंस्ट्रक्ट पहले करो, ये आपका सेंट्रल लाइन है, ये आपका सेंट्रल लाइन है यहां पे। तो ये आपके पास यहां पर जो है ये आपका सेंट्रल लाइन है।
तो मैंने सेंटर लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो अब अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ एक चार्ज को डिस्कस करने वाला हूं, दूसरे चार्ज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। जब भी सिमेट्रिक प्रॉब्लम होगी तो दो में से किसी एक को डिस्कस करो। जितना टेंशन इस थ्रेड में होगा उतना ही टेंशन इस थ्रेड में होगा, ये एज्यूम करके आपको चलना पड़ेगा। तो देख लो यहां पर मैं सिंपली दिखाता हूं। एग्जैक्टली इस चार्ज पर पहले ही ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, mg। ये आपका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका mg कहां पर आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर फर्दर बात करूं तो ये आपका टेंशन होगा ना, यहां पे ये आपका टेंशन होगा। तो फर्दर अगर देखेंगे, टेंशन को जरा रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा। अब अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली इसको भी क्या बनना पड़ेगा, थीटा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तब ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आप इस टेंशन को रिजॉल्व करो, ये टेंशन जब आप रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट क्या बनेगा, टी साइन थीटा। रेजोल्यूशन है, तो अगेन मैं एज्यूम करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो फर्दर अगर और एक बात करें, इस चार्ज पर कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, रादर कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और ये तो पूरा वैक्यूम है ना यहां पे। अभी मैं मीडियम भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए यहां पर अभी वैक्यूम है ना। तो एग्जैक्टली इस चार्ज पर एक कूलम्बिक फोर्स लगेगा, और वो कूलम्बिक फोर्स इस सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग लगेगा, इस सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग, और वो रिपल्सिव होने वाला है। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इस डायरेक्शन में क्यों दिखाया, दिस इज योर कूलम्बिक फोर्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ये जो चार्ज है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ना ये चार्ज ऊपर नीचे करेगा तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ना ये चार्ज आगे पीछे करेगा तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब कि जो आपके पास एग्जैक्टली यहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है ना, तो अगर यहां पर आपके पास ये चार्ज वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्सेस जो आपके हॉरिजॉन्टली लग रहे होंगे और वर्टिकली लग रहे होंगे वो जीरो के बराबर होने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, चलो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। मैं पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो चलो मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। तो मैंने वी इक्विलिब्रियम लिखा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आपका mg किसके बराबर, टी कॉस थीटा। तभी आपका ये जो स्फीयर है ना, ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो mg होने वाला है, इट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो हो गया ना। अब इसी तरीके से मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात कर सकता हूं। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपका जो टी साइन थीटा होगा वो कूलम्बिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो कूलम्बिक फोर्स किसके बराबर आपके पास होगा, टी साइन थीटा के बराबर। तो इसमें कुछ इश्यू है नहीं। जरा फर्दर देखते हैं, फर्दर यहां पर देखते हैं। अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूं कि एफ सी किसके बराबर है आपका, एफ सी इट इज इक्वल टू टी साइन थीटा, मगर कूलम्बिक फोर्स किसके बराबर होता है, पहले मैं के लिखूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका चार्ज कितना है क्यू, इस स्फीयर पे कितना चार्ज है क्यू, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, वो तो पूरा x है ना आपके पास, डिवाइड किससे करोगे, x स्क्वायर से, और ये किसके बराबर होगा, t साइन थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। टेंशन को कैसे एलिमिनेट करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो चलो मैं यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं, मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं। जरा देखते जाओ, इट इंप्लाइज 2 में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंपली आपके पास यहां पर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, यही है ना। और इसको डिवाइड किससे करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, mg है, तो इसको mg से डिवाइड करोगे। इट इज इक्वल टू, जरा राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड टी साइन थीटा है, तो मैं लिख रहा हूं टी साइन थीटा, और इसको डिवाइड किससे करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड से, दैट इज टी कॉस थीटा। अब टी और टी क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो टेंशन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। हमेशा यही स्टाइल होता है, हमेशा यही स्टाइल होता है। तो अगर एक बार सीख रहे हो, हमेशा के लिए सीख के रख लो। जरा फर्दर यहां पर मैं बात करता हूं, मैं बोल सकता हूं ना कि आपके पास देयरफॉर जो आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू एक्स स्क्वायर होगा, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू, टेंशन और टेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टैन थीटा। अब समझो देख लो मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं, मतलब जो अप्रोच आपकी बुक्स वगैरह में होता है, देख लो वो क्या बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं ठीक है इस पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में वो देख लो क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली टैन थीटा पर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। फिर आपको साइन थीटा इवेलुएट करवाते हैं इस ट्राइंगल से, यहां पे
इस ट्रायंगल से यहां पर वो इवैल्यूएट करवाते हैं और फिर आपको एग्जैक्टली साइन थीटा का वैल्यू कुछ निकल जाता है और अगेन वहां पे क्या लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। देख लो मेरा स्टाइल क्या होने वाला है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का, आप समझो यहां पे मैं सिंपली इस वाले पार्ट पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं। फिलहाल के लिए ये तो आपका इक्वेशन बन गया, ये तो आपका इक्वेशन बन गया। फिर अब आपको यहां पर थीटा निकालना होगा या थीटा देकर होगा और एक्स को निकालना होगा, तो एग्जैक्टली यहां से आप अननोन को निकाल सकते हो। बट अगर मैं इस पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करूं तो देख लो मैं लिख रहा हूं यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अब समझो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा 1 के बराबर होगा। जब थीटा स्मॉल होगा cos थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, और साइन थीटा होगा थीटा के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट आपके पास यहां पर क्या है, x/2 है, और ये वाला पार्ट आपके पास एग्जैक्टली स्ट्रिंग का लेंथ है, लेट दैट बी l। तो जरा साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाला हूं, तो चलो मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट वाला साइड आपका परपेंडिकुलर विच इज x/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 90 के अपोजिट वाला साइड इज योर हाइपोटेन्यूज, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो मल्टीप्लाई 2l से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो साइन थीटा है इट इज इक्वल टू x/2l। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x/2l। तो ये आपके पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, ये आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। जरा फर्दर देखते जाओ, फर्दर देखते जाओ। अब इस पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, जरा देखते जाओ। आपके पास k अपनी जगह पर है, q² अपनी जगह पर है, डिवाइडेड बाय यहां mgx² अपनी जगह पर है। जरा साइन थीटा पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाओ। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो मैं थीटा लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। जब आपका थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। मैं रिपीट करता हूं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, न्यूमरेटर में थीटा लिखा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, सो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो विच इज इक्वल टू थीटा, विच इज इक्वल टू थीटा किसके बराबर आया, x/2l, तो मैं एग्जैक्टली इसका x/2l लिख सकता हूं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा फर्दर देखते हैं, फर्दर देखते हैं। मैं बोल सकता हूं कि kq² डिवाइडेड बाय mg इनटू x² इट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2l। आप इस सारे को यहां ट्रांसपोज करो तो आपका जो kq² है वो सिंपली आ जाएगा mg इनटू x³ डिवाइडेड बाय 2l। आप k को नीचे ट्रांसपोज करो, q² इट इज इक्वल टू mg इनटू x³ डिवाइडेड बाय 2l k। कहने का मतलब देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज किया ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से आपको यह पता चल रहा है m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, l कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका जो q² है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³। देख लो, अगर अब मैं बोल रहा हूं ना कि q जो आपके पास है, q² आपके पास है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³, इसको मैं इस स्टाइल में भी लिख सकता हूं, और q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू द पावर 3/2। बट जब मैं बोल रहा हूं ना कि q जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ पावर 3/2, अब देख लो मैं वहां क्यों जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको वेरिएबल की तरह ट्रीट करने वाला हूं, तभी जाके तो ये रिलेशन दिखा सकता हूं। वरना आप बोलते q सर कांस्टेंट है और x भी तो कांस्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिए, नहीं, मैं इनको वेरिएबल बना रहा हूं। दैट मींस मैं q को चेंज करने वाला हूं, जिसकी वजह से क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। अच्छा, q को अगर चेंज करोगे, q चेंज होगा ना विद टाइम, क्यू चेंज होगा ना विद टाइम। क्यू का चेंज करना, चार्ज को एक स्फीयर पर चेंज कर रहे हो, मतलब क्या है, एक बॉडी जो है उससे लेट अस सपोज चार्ज लीक हो रहा है। अगर आपकी बॉडीज जो है यहां पे दो स्फीयर जो आपके पास है, दो स्फीयर जो आपके पास है, इसका चार्ज यहां पे क्यू था, दो स्फीयर जो आपके पास है, अगर ये अपने चार्ज को यहां पर लीक करवाएंगे या अगर इनसे चार्ज लीक हो जाएगा तो आपका एग्जैक्टली क्यू चेंजिंग हो जाएगा ना। अगर क्यू चेंज होगा तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है कि अगर दो स्फीयर्स में से चार्ज लीक हो जाएगा, क्यू चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्स पर भी फर्क पड़ेगा, एक्स भी चेंज हो जाएगा। अब चार्ज जब लीक होगा ना वो विद टाइम लीक हो जाएगा, तो मैं चार्ज को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकता हूं। तो मुझे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लेना पड़ेगा
पड़ेगा, मगर वो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होगा वो टाइम पे एग्जैक्टली लेना पड़ेगा। तो यहां से भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर लेना पड़ेगा, जहां पर वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के डिनोमिनेटर में क्या होगा, टाइम वेरिएबल होगा। तो कहने का मतलब यह है, मैं यहां पर लीकेज ऑफ चार्ज की बात करने वाला हूं। अब चार्ज लीक कर सकता है वेरिएबल रेट पे या कांस्टेंट रेट पे। मैं कांस्टेंट रेट की बात करने वाला हूं, और वो जो कांस्टेंट रेट वाला प्रॉब्लम है वो आपके अगेन नीट में पूछा गया है। तो आप देखते जाओ, मैं यहां पे बोल रहा हूं, लेट अस सपोज चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, या चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट। इसको समझना आप। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट पे, इसका मतलब क्या होगा, आप सिंपली यहां पर dq/dt फाइंड करो। अब ये तो रेट है ना, चार्ज किस रेट से लीक कर रहा है ये वो रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट, मगर ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। तो आगे जाके इसको यूज करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने dq/dt लिया, और मैं इसको लिख सकता हूं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, चलो मैं इक्वालिटी से रिप्रेजेंट करता हूं और फिर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं b, इट इज अ कांस्टेंट। मैंने बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी और कांस्टेंट से रिप्लेस करा। अब फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास आ जाएगा ना x⁻³ मगर उस पर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dt लगाने वाला हूं x⁻³। अगेन अब आप सोचोगे कि b पर क्यों नहीं लगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, b तो कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। अगर अगेन आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है ना, मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन इन वन गो वीडियो जो है वो अपलोड करा हुआ है, तो बेसिक आइडिया आपको डिफरेंशिएशन का वहां पे मिल जाएगा कि कैसे डील करना होता है डिफरेंशिएशन को। तो फर्दर कंटिन्यू मैं करता हूं, आप देख सकते हो यहां पे dq/dt अपनी जगह पे रखने दो, इसको अपनी जगह पे रखते हैं dq/dt को, इट इज इक्वल टू b अपनी जगह पर है। जरा इसको डिफरेंशिएट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, देख लो वो क्या लिखते हैं, उनको लगता है बहुत आसान है, पावर डाउन करते हैं पहले, तो वो पावर डाउन 3/2 करते हैं, फिर यहां पर x⁻² क्या करते हैं 3/2 - 1, और बस वो फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, उनको लगता है हो गया। नहीं, ये गलत है। यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻³ विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो ये वेरिएबल डिफरेंट है, ये वेरिएबल डिफरेंट है। अगर यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻³ हो रहा होता विद रिस्पेक्ट टू x तो इतना ही लिखना था, मगर यहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, टाइम वेरिएबल हो रहा है ना, तो आपको एग्जैक्टली इस x का इंटरनल डिफरेंशिएशन लेना होगा। इस x का वो कैसे लेते हो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे dx/dt से, इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो होपफुली इस वाले पार्ट में आपको डाउट नहीं होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पे ये dq/dt मैं सेम रख रहा हूं, dq/dt अपनी जगह पे रख रहा हूं, इट इज इक्वल टू b अपनी जगह पर है, 3/2 अपनी जगह पर है, ये x⁻1/2 बन जाएगा। अच्छा ये क्या यहां पर है, dx/dt काइनेमैटिक्स में पढ़ा है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है। यहां पे आप देख लो, यहां तक एग्जैक्टली आप डील तो करते हो, बट फिर फर्दर अगर फॉर एग्जांपल आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को इंक्लूड करोगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बाद आप यहां पे कुछ चार्ज और एक्स का रिलेशन फिर देखोगे, आप एग्जैक्टली यहां पर लीकेज की जब बात करोगे तो इवेंचुअली आपका वेलोसिटी भी आ जाएगा। अब वेलोसिटी आ रहा है, चलो ये तो इक्वेशन वाइज समझ में आ गया कि वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हो गया, बट समझेंगे कैसे इसको प्रॉब्लम है। समझो, अगर फॉर एग्जांपल इस चार्ज से, इस बॉडी से चार्ज लीक हो रहा है, इस बॉडी से अगर चार्ज लीक हो रहा है, ये दोनों बॉडीज जो है इनका चार्ज कम हो रहा है ना, अगर इन बॉडीज पे चार्ज कम हो रहा है तो कूलम्बिक फोर्स कम हो जाएगा ना, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स जो है वो तो q² पे डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली जब आप इनका चार्ज घटाओगे बिकॉज ऑफ लीकेज, जब इन पे चार्ज घट जाएगा तो आप देखोगे कूलम्बिक फोर्स जो है ना वो वीक पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली इतना रिपल अब ये कर नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जो है ना वो कम हो जाएगा, तो इतना रिपल्शन अब इनमें नहीं आएगा। विद टाइम इनका जो रिपल्सिव फोर्स है, इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो वीक होता जाएगा, ये चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। अब चार्जेस अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, किसी वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेंगे ना, वो वेलोसिटी का आइडिया मैं दे रहा हूं आपको कि चार्ज जब लीक होगा, बॉल्स एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो एग्जैक्टली किस वेलोसिटी से जाएंगे एक दूसरे की तरफ, उसका आइडिया दे रहा हूं। बट यहां पर अगेन अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता, प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता, बट फिलहाल के लिए आइडिया तो मिल रहा है ना कि एग्जैक्टली अगर ये जो आपके पास बॉल्स है, स्फीयर्स है, अगर ये चार्ज को एग्जैक्टली लूज करेंगे, लीक अगर चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को एक वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेंगे, हम उस वेलोसिटी का भी टेक केयर कर सकते हैं।
तो जरा फर्दर देख लो। चलो मैं यहां पर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, इन सारे कांस्टेंट्स को एक साइड से करते हैं। मैं बोल सकता हूं dq/dt अपनी जगह पर मल्टीप्लाइड बाई 2 यहां जाएगा ऊपर और 3b नीचे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √x इंटू v। मैं सिंपली बोल सकता हूं ना कि ये सारा कांस्टेंट है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं √x इंटू v इट इज इक्वल टू, मैंने पहले ये पार्ट लिखा, इट इज इक्वल टू, ये सारा क्या है कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं ना कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √x। तो आप लिख सकते हो ना v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √x। तो कहने का मतलब यह है कि आपका एग्जैक्टली जब यहां पर चार्ज लीक हो जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, x क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो x में जो चेंज आ जाएगी, आप उस चेंज की मदद से देख सकते हो, उस चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हो और बोल सकते हो कि वेलोसिटी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका v जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय √x। तो होपफुली अभी किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा, तो किसी को डाउट इसमें नहीं होगा। अब फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, ये तो सारा हो गया, मैंने लीकेज के बारे में बात की। लेट अस सपोज कि आपके पास यही सिनेरियो है, मगर इस पूरे सिनेरियो को मैं एक मीडियम में ले रहा हूं। पहले ओरिजिनल सिनेरियो था, ओरिजिनल सिनेरियो का मतलब मेरे पास ये इक्वेशंस थी कि tan थीटा इट इज इक्वल टू kq² डिवाइडेड बाय mgx²। तो मैं यही सिनेरियो यहां तक सेम रख रहा हूं। तो ये तो पहला सिनेरियो था, ये ओरिजिनल सिनेरियो है। चलो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से मैं रब करता हूं, आराम से देखते जाओ मैं कैसे सिनेरियो को चेंज कर रहा हूं, आप समझते जाओ इसको, आप देखते जाओ। आप देखते जाओ मैं यहां पर कैसे सिनेरियो को चेंज करने वाला हूं। ये तो ओरिजिनल सिनेरियो है, और इस ओरिजिनल सिनेरियो को तो हमने डिस्कस किया यहां तक। tan थीटा किसके बराबर आया, kq² डिवाइडेड बाय mgx²। ये तो हो गया। अब देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिंपली आपको बोल रहा हूं कि यहां पर मैं इस पूरे सिस्टम को एक मीडियम में अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब वैक्यूम नहीं है, अब मीडियम है आपके पास यहां पे। मैं इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आपका 11th का पार्ट जिनका स्ट्रांग होगा उनको तो सीधे आइडिया आ जाएगा कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने से अब क्या होने वाला है। तो मीडियम का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, लेट दैट बी कैपिटल के, लेट दैट बी कैपिटल के। और यहां पर अब आप के से कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप के से कंफ्यूज हो सकते हो। मैं सिंपली क्या करता हूं, आप देखते जाओ, मैं यहां पे सिंपली क्या करता हूं, के से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मैं के की जगह पर सीधे लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा। या ज्यादा बेहतर अगर मैं बात करूं तो चलो मैं इस इक्वेशन को डील करने वाला हूं। ये इक्वेशन 1 है और मैं इस इक्वेशन को डील करूंगा, लेट दिस बी इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 2 आपके पास है यहां पर। तो मैं सिंपली यहां पर 1 और 2 3 इक्वेशन को आप डील करने वाला हूं। आराम से देख लो, कोई इश्यू है नहीं इसमें, आप आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डील करने वाला हूं, तो ठीक है। तो बाकी चलो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये जरूरत है नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस के से कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सीधे कूलम्बिक फोर्स के स्टाइल में इक्वेशन को लिखा। कंफ्यूजन अब होना नहीं चाहिए, तो आप देखते जाओ। तो ठीक है, अगर मेरे पास इक्वेशन 1 है, चलो इसी को इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो चलो 1 और 2 को अगेन डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं। अच्छा, ये इक्वेशंस वो वाली इक्वेशंस है ना जब मैंने मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट जब मैं मीडियम को इंट्रोड्यूस करूंगा इक्वेशंस में चेंज क्या आएगा वो अभी देखेंगे। पहले हम 2 और 1 को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, विच इंप्लाइज, जरा 2 का लेफ्ट हैंड साइड देख लो, एफसी कूलम्बिक फोर्स, डिवाइडेड बाय जरा 1 का लेफ्ट हैंड साइड देख लो, mg, तो fc डिवाइडेड बाय mg, इट इज इक्वल टू, जरा यहां पर देख लो सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड t sin थीटा,
डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर आप फर्स्ट देखोगे तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। अब समझो समझो, मैं यहां पे टी और टी को कैंसिल कर सकता हूं, तो कहने का मतलब आपके पास जो एफ सी डिवाइडेड बाई एम जी आ जाएगा ना, इट इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, वो आपका क्या होगा, टैन थीटा। ये ओरिजिनल सिचुएशन था, ये फर्स्ट सिनेरियो था, तो फर्स्ट सिचुएशन लिख रहा हूं मैं इसको। बट अब सिचुएशन चेंज हो गया। सिचुएशन कैसे चेंज हो गया, क्योंकि आपने एग्जैक्टली एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया। ये लिक्विड मीडियम है आपका, इस लिक्विड का एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अच्छा, ये जो लिक्विड है ना, इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, लेट दैट बी रो एल, लिक्विड का डेंसिटी है। अच्छा, ये बॉल्स है ना आपके पास, इनका भी तो कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। चलो, इनका एवरेज डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एग्जैक्टली रो ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट डेंसिटी बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, रो नॉट, और एग्जैक्टली ये आपका जो डेंसिटी है किसका है, लिक्विड का डेंसिटी है। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो आप कंटिन्यू करते हैं। जब आपने एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया ना, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, कूलम्बिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। किस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सिंपल, इसको सिंपल रखो। मैंने पहला यह बताया कि जब आपने मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, मैं लिख रहा हूं, व्हेन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, जब आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो, आप देखते हो कि आपका जो कूलम्बिक फोर्स है ये चेंज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। किस फैक्टर से, के फैक्टर से। तो ये बन जाएगा एफ सी डिवाइडेड बाई के। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। फर्दर, आपका जो मास होता है एग्जैक्टली वो भी चेंज होता है। आपका मास जो है वो इफेक्टिव मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं यहां पे मास m ले रहा हूं, m आपका m इफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये m क्या m इफेक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ऑफ बायोंसी आपका जो एग्जैक्टली ये मास होता है ना, ये चेंज हो जाता है। आप इसको बोल सकते हो एज इफ बायोंसी की वजह से इस बॉडी का मास चेंज हो गया। एक्चुअली अपथ्रस्ट वगैरह की बातें तब होती है, बट एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है फिर इफेक्टिव मास का। तो जब भी आप एक बॉडी को ड्रॉप करते हो ना किसी लिक्विड में जिसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होता है, इस बॉडी का अपना डेंसिटी रो नॉट है, तो आप एग्जैक्टली बोलते हो कि बिकॉज ऑफ बायोंसी इस बॉडी का जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है एम इफेक्टिव में। अच्छा, एम इफेक्टिव और एम में क्या रिलेशनशिप है, मैं दिखाता हूं। आपका जो एम इफेक्टिव नया बन जाता है ना, इट इज इक्वल टू एम जो कि ओरिजिनल मास है, फिर 1 माइनस रो लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता है फिर तो प्रॉब्लम है, फिर सच में प्रॉब्लम है, आपके 11th में प्रॉब्लम है। फिर प्लीज अगेन इसका टेक केयर करो, और ये बहुत जगह यूज होने वाला है, ये बहुत जगह यूज होता रहता है ये इक्वेशन, तो इसको याद रखो, मेमोराइज करो। अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ है बहुत सही है, फिर तो अभी तक कोई तो इश्यू होगा नहीं। और फर्दर अगर मैं बात करूं, जब आप एग्जैक्टली इस पूरे सिस्टम को इस मीडियम में इंट्रोड्यूस करोगे ना, आपका थीटा चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है ना। लेट अस एज्यूम थीटा नहीं चेंज हो रहा है, देख लो इंटरेस्टिंग बना रहा हूं प्रॉब्लम को। लेट अस एज्यूम कि थीटा जो है आपके पास इट डज नॉट चेंज। लेट अस एज्यूम कि थीटा डज नॉट चेंज। चेंज तो होगा ये पता है आपको, बट मैं बोल रहा हूं कि नहीं चेंज हो रहा है। मैंने प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाया, देख लो अभी होगा क्या, आराम से देखते जाओ। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो मैं टैन थीटा को लिख सकता हूं ना, टैन थीटा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं अगेन टैन थीटा। तो नई सिचुएशन में भी थीटा ही आएगा ना, नई सिचुएशन में भी क्या आएगा, नई सिचुएशन में भी आपका क्या आ जाएगा, टैन थीटा ही आ जाएगा। मगर यहां पर जो टैन थीटा का स्टाइल था ना, एफ सी बाई एम जी, वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब आपको टैन थीटा को लिखना पड़ेगा एफ सी डिवाइडेड बाई के, क्योंकि अब आपका न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। एफ सी की जगह क्या लिखोगे आप, एफ सी बाई के। मैंने तो इसको इंटरेस्टिंग बनाया, वरना मैं टैन थीटा डैश ले सकता था। चलो फिलहाल टैन थीटा डैश लेते हैं। फाइनली मैं आपको बताऊंगा, चलो थीटा और थीटा को बराबर कर देते हैं, थीटा और थीटा डैश को बराबर कर देते हैं। बट फिलहाल के लिए टैन थीटा डैश की अगर मैं बात करूं, अगेन आपका न्यूमरेटर जो एफ सी है वो चेंज किस में हो जाएगा, एफ सी बाई के। तो ये लेना है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिवाइड किससे करोगे, आप यहां पर m ले रहे थे ना, अब नए केस में जब आपने पूरे चीज को, पूरे सिस्टम को जब आपने एक मीडियम में इंट्रोड्यूस किया, आप एग्जैक्टली मास की जगह क्या लिखोगे, इफेक्टिव मास। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं m इफेक्टिव, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, g से। तो जरा थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आपका एफ सी डिवाइडेड बाई के जो है
होल डिवाइड किससे हो जाएगा, एम इफेक्टिव की बात करो तो आपके पास एम आ जाएगा, फिर आपके पास 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट आ जाएगा, और फिर यहां पर आपके पास जी आ जाएगा। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू एफ सी न्यूमरेटर में ही रहेगा और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा एम जी के टाइम्स 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट। आप देख लो, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जरा देख लो, आराम से देखते जाओ, ये सारा आपका टैन थीटा डैश के बराबर है ना, थीटा डैश नया एंगल है आपका, थीटा डैश नया एंगल है आपका। आप देख लो, मैं लिख सकता हूं ना कि टैन थीटा डैश इट इज इक्वल टू, यहां पर एफ सी डिवाइडेड बाई एम जी जो है, एफ सी डिवाइडेड बाई एम जी जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम का क्या था, टैन थीटा। मगर इस टैन थीटा को डिवाइड किससे कर रहे हो अब आप, के इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट से। देख लो, ये आपका एग्जैक्टली टैन थीटा डैश और टैन थीटा के बीच का रिलेशनशिप है। बट अगर आपका थीटा डैश और थीटा बराबर बराबर होगा, अगर ये दोनों को अगर मैं ये वाला केस लूं, इंटरेस्टिंग वाला केस अगर मैं यहां पे लूं, तो आपका अगर थीटा डैश थीटा के बराबर में लूं तो एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। या आप बोल सकते हो ना कि आपके पास एग्जैक्टली ये जब कैंसिल एक दूसरे को करेंगे तो आपके पास के टाइम्स 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस है, आप देख सकते हो। मैंने सिस्टम को क्या किया, मैंने एक मीडियम में उसको इंट्रोड्यूस किया, और आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम में एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि मॉडिफिकेशंस कैसी आप ले सकते हो। बस आइडिया, ये आइडिया होना चाहिए कि जब आपने एक मीडियम में इंट्रोड्यूस किया, कूलम्बिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ के। ये आइडिया मैं एग्जैक्टली इनकलकेट करना चाहता हूं आप लोगों में। तो जब आपको ये आइडिया होगा ना, आप डायरेक्टली दिमाग में सोचोगे ठीक है, पूरे सिस्टम को मीडियम में इंट्रोड्यूस कर दिया, आपका जो कूलम्बिक फोर्स है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ के। के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के यहां पर क्या आपके पास है, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी, या आप इसको क्या बोलते हो, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी तरीके से आपका जो मास है वो एम इफेक्टिव में कन्वर्ट होने वाला है। एम इफेक्टिव किसके बराबर, ओरिजिनल मास मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट। और फिर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर तो लिखा था चलो थीटा जो है इट डज नॉट चेंज, बट एग्जैक्टली मैंने यहां पर फिर ये किया नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया चलो ठीक है, हम ये स्पेशल केस नहीं लेते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं चलो एंगल भी चेंज होता है, टैन थीटा डैश की जगह में ये आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पर ये तो एफ सी बाई के आ गया, बट एम इफेक्टिव की जगह पर आप ये पुट करोगे तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। फर्दर आपने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट सिनेरियो से आपका टैन थीटा एफ सी बाई एम जी है, तो आप एफ सी बाई एम जी की जगह क्या लिख सकते हो, टैन थीटा। ये नए एंगल और पुराने एंगल के बीच का रिलेशन आ रहा है, नए एंगल और पुराने एंगल के बीच का रिलेशन आपके पास आ रहा है। और फाइनली अगर मैं यहां पर थीटा डैश और थीटा मान लूं ना कि थीटा और थीटा डैश में कोई फर्क ही नहीं है, आपने एग्जैक्टली इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे फॉर एग्जांपल सिस्टम को जब मीडियम में इंट्रोड्यूस किया, लेट अस अज्यूम थीटा में कोई फर्क नहीं आ गया। अगर थीटा में कोई फर्क नहीं ना आ रहा है तो इन दो का जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी के बराबर है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए मैं इतना लेता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है जो मैं नेक्स्ट एग्जैक्टली वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इनिशियल सिनेरियो है, दूसरे सिनेरियो में आप इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को नीचे कर देते हो किसी डिस्टेंस से, तो एग्जैक्टली वहां पर ये दो बॉल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा। वो जो नया सेपरेशन होगा और जो ओरिजिनल पहले पुराना सेपरेशन था, उनके बीच के रिलेशनशिप की बात करेंगे, एक ये वाला पार्ट। दूसरा हम इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस के बारे में बात करेंगे। जब आप इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस के बारे में बात करते हो ना, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देयर व्हिच इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप चाहते हो तीन चार्जेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना, तो कंडीशन वहां पे क्या होनी चाहिए। आपको बस दिखाया जाता है कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, नहीं, जब भी तीन चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात करोगे ना, सच दैट कि तीन चार्जेस ले रहे हो और सब चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर ही हो सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस होने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगेन, जब आप एक चार्ज को फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम में लाते हो, फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टाइल क्या रहता है, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपली यहां पर अपलोड करने वाला हूं। बट आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।